गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। आप लोगों के फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन बहुत अच्छे हुए होंगे, ये उम्मीद मैं करता हूँ। कुछ ही दिनों में आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन के जो मार्क्स है वो भी आ जाएंगे। आज हम क्लास 10+1 का 11th चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, आधुनिकीकरण के रास्ते, उसका भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने जापान से रिलेटेड, जापान के इतिहास से रिलेटेड, शोगुन, मेजी पुनर्स्थापना, मेजी सरकार के किए गए कार्यों, मेजी संविधान के बारे में डिटेल में पढ़ा। साथ में ही हमने चीन जापान युद्ध, उसके कारण सिमोनास्की की संधि और चीन जापान युद्ध के परिणामों के बारे में पढ़ा था। आज के जो हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे, जो आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें रूस जापान युद्ध जो 1904-1905 ईस्वी में हुआ था। हालांकि इस युद्ध के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था कि सिमोनास्की की संधि के बाद रूस और जापान के संबंध खराब हो गए थे। लियांतुंग का प्रदेश रूस के द्वारा चीन को दिलवाना जापान और रूस के संबंधों को खराब करने का सबसे बड़ा कारण बना। इसके साथ में ही हम पढ़ेंगे रूस जापान युद्ध के कारण, उसके बाद पोर्ट्समाउथ की संधि, जिस संधि के द्वारा रूस और जापान के बीच में जो युद्ध हुआ उसका अंत हुआ, और रूस जापान युद्ध के परिणाम। जहाँ तक एग्जामिनेशन की बात है, फाइनल एग्जामिनेशन की हम बात करेंगे या सेकंड टर्मिनल आपके एग्जाम होंगे, तो उसमें ये प्रश्न 4 या 5 नंबर के मार्क्स का पूछा जा सकता है। रूस जापान युद्ध के कारण या पोर्ट्समाउथ की संधि इकट्ठा पूछा जा सकता है, या फिर रूस जापान युद्ध के परिणाम। इस तरीके से भी ये प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न के जो नोट्स हैं वो मैंने इस वीडियो में बनाकर भेजे हैं, आप लोग पॉज करके उसको ज़रूर लिखें। तो स्टार्ट करते हैं रूस जापान युद्ध। जहाँ तक रूस जापान युद्ध की बात है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि एक छोटे से देश जापान ने एक एशिया के यूरोप के शक्तिशाली देश रूस को पराजित किया था। इसलिए इसे विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना भी माना जाता है। चीन को पराजित करने के पश्चात जापान हालांकि एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया था, लेकिन फिर भी रूस एक शक्तिशाली देश था, और इन दोनों देशों के बीच 1904-1905 ईस्वी में युद्ध हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि छोटे से देश जापान ने रूस जैसे शक्तिशाली देश को पराजित किया। इसके कारण यह युद्ध विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अब हम बात करते हैं इस युद्ध के कारणों की। बहुत सारे कारण रहे हैं इसमें, जिसका संबंध सिमोनास्की की संधि और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जापान के विरुद्ध रूस का हस्तक्षेप। जापान के विरुद्ध रूस का हस्तक्षेप। सिमोनास्की की संधि जो कि चीन और जापान के युद्ध के पश्चात हुई थी, और इस संधि के द्वारा चीन ने जापान को कुछ प्रायद्वीपीय प्रदेश दिए थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण जो प्रदेश था वो था लियांतुंग। लेकिन रूस ने इंटरफेयर करते हुए साथ में उसने फ्रांस, जर्मनी जैसे शक्तिशाली यूरोपीय देशों को मिलाकर जापान के ऊपर ये प्रेशर डाला कि वो लियांतुंग का प्रदेश चीन को वापस कर दें। और क्योंकि जापान इतने शक्तिशाली देशों के साथ एकदम से जो है वो दुश्मनी नहीं ले सकता था, इसलिए विवश होकर उसे इन यूरोपीय देशों की बात माननी पड़ी, जिनको कि रूस ने अपने साथ मिलाकर जो है वो जापान को कन्विंस किया था, और उसने लियांतुंग का प्रदेश वापस कर दिया चीन को। लेकिन अंदर ही अंदर जापान रूस के विरुद्ध हो गया। तो एक बड़ा कारण ये रहा है जापान के विरुद्ध रूस का हस्तक्षेप हुआ। सिमोनास्की की संधि हमने पढ़ा था। सिमोनास्की की संधि की से ये भी सूखी भी नहीं थी कि 6 दिनों के बाद ही रूस ने प्रेशर डालते हुए जापान को कन्विंस कर दिया कि लियांतुंग का प्रदेश किसको वापस कर दे, चीन को वापस कर दे, और विवश होकर जापान को लियांतुंग का प्रदेश चीन को वापस करना पड़ा। तो एक बड़ा कारण रहा, जिसके बाद जापान और रूस के संबंध जो है वो खराब हो गए। अगला जो पॉइंट है इसमें,
रूस चीन गठबंधन, मैंने पहले ही बताया था, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि लियांगतुंग का प्रदेश वापस मिलने पर चीन और रूस के संबंध आपस में बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, मित्रतापूर्वक संबंध हो गए। रूस ने जब फ्रांस के साथ मिलकर एक बड़ी धनराशि चीन को ऋण के रूप में दी। 1896 ईस्वी में रूस ने चीन के साथ और रक्षात्मक गठबंधन बनाया, जिसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि यदि जापान रूसी प्रदेशों अथवा चीन और कोरिया पर आक्रमण करता है तो वह दोनों मिलकर उसका, वो दोनों मतलब चीन और रूस मिलकर उसका सामना करेंगे। ऐसी स्थिति में जापान का रूस के विरुद्ध होना स्वाभाविक था। तो लियांगतुंग के प्रदेश के बाद एक तो चीन और जापान आपस में, चीन और रूस आपस में अच्छे दोस्त बन गए। साथ में ही फ्रांस के साथ मिलकर रूस ने एक बड़ी धनराशि चीन को ऋण के रूप में दी, और जिसके बाद एक और गठबंधन उन दोनों ने किया, रूस और चीन ने 1896 में, जिसमें यह निश्चित किया गया कि यदि जापान रूसी प्रदेशों जो कि चीन से उसे मिले थे उन पर या चीन अथवा कोरिया पर जापान आक्रमण करता है तो दोनों चीन और रूस मिलकर जापान के ऊपर आक्रमण कर देंगे, जिससे कि जापान को जब इस संधि का पता चला तो वो रूस के विरुद्ध हो गया। तो दो महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसमें पहला लियांगतुंग का प्रदेश चीन को वापस दिलवाना और साथ में ही रूस चीन गठबंधन, दो महत्वपूर्ण पॉइंट थे रूस जापान युद्ध के। तीसरा, लियांगतुंग पर रूस का कब्जा। लियांगतुंग का प्रदेश जो कि चीन को वापस दिलवाया था रूस ने, उस पर रूस ने कब्जा कर लिया। ठीक है, या पट्टे पर, किराए पर 1898 में रूस ने ले लिया चीन से। रूस की इस कार्यवाही से जापान भड़क उठा, क्योंकि यही प्रदेश रूस ने जापान से चीन को वापस दिलवाया था और अब उस पर कब्जा कर बैठा था। निसंदेह जापान और रूस के बीच युद्ध होना अनिवार्य हो गया था। ये बहुत बड़ी एक घटना मान सकते हैं आप इस युद्ध की, क्योंकि वो प्रदेश जो रूस ने चीन को दिलवाया था जापान से, लियांगतुंग का प्रदेश, अब उसने किराए पर ले लिया हो। इसका मतलब सीधा था कि रूस ने वो इसलिए दिलवाया था कि वो खुद उस प्रदेश पर अपना अधिकार करना चाहता था। जब जापान को इस बात का पता चला तो वो बिल्कुल उसका दुश्मन बन गया और इन दोनों के बीच में युद्ध होना आवश्यक हो गया था, कि बहुत सारे कारण हो गए थे रूस जापान युद्ध के। अगला जो पॉइंट है इसमें, फोर्थ, मंचूरिया की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या रही है, जो कि रूस जापान युद्ध का भी कारण बनी। मंचूरिया चीन के उत्तरी भाग में स्थित है, उत्तरी भाग में स्थित है चीन के। लियांगतुंग पर कब्जे के पश्चात रूस ने पोर्ट आर्थर को भी अपनी शक्तिशाली समुद्री अड्डे बनाने का प्रयास किया। लियांगतुंग पर कब्जा कर लिया रूस ने, और अब उसका जो दूसरा जो प्रदेश था चीन से जो जापान को मिला था, पोर्ट आर्थर, उस पर भी उसने समुद्री अड्डा बनाने का प्रयास किए। उसने मंचूरिया में रेलवे लाइनें बिछाई। किसने? रूस ने। रूस ने मंचूरिया, जो कि बिल्कुल जापान और चीन के उत्तरी भाग में स्थित था, जापान का पड़ोसी था, तो वहाँ पे वो अपनी सेनाएं उसने भेज दी, रेलवे लाइनें बिछा दी। मंचूरिया में जापान के आर्थिक हित थे, तो जापान भी मंचूरिया पर अपनी नज़र रखता था। रूस ने अपनी सेनाएं मंचूरिया में बढ़ा दी और वहाँ से सेना हटाने की बजाय उसने चीनी सरकार से और रियायतें प्राप्त कर ली। जापान ने हालांकि कन्विंस किया रूस को कि वहाँ से वो अपनी सेना हटा ले मंचूरिया से, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि चीन से मिलकर उसने मंचूरिया में और ज़्यादा सुविधाएं लेना आरंभ किया। परंतु जापान तथा इंग्लैंड ने इसका विरोध किया, इन रियायतों का विरोध किया जापान और इंग्लैंड ने। 1902 ईस्वी में रूस ने वचन दिया कि वो 18 महीने में अपनी सेनाएं वहाँ से निकाल लेगा। दिया उसने वचन, क्योंकि अब इंग्लैंड भी जापान के साथ आ गया था। तब रूस नहीं चाहता था कि वो जापान या इंग्लैंड से पंगा ले, तो उसने बोला कि मैं 18 महीने में अपनी सेनाएं वापस बुला लूँगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ और रूस ने ऐसा ना करते हुए जापान के साथ और ज़्यादा दुश्मनी अपनी बढ़ा ली, और जापान ने भी ये निर्णय ले लिया था कि अब वो रूस को सबक सिखाएगा। तो मंचूरिया की समस्या इसलिए क्रिएट हुई। मंचूरिया जो कि एक ऐसा क्षेत्र था जिस पे जापान भी अपना अधिकार करना चाहता था, चीन भी और रूस भी। तो
इस समस्या के चलते जापान और रूस के बीच में संबंध खराब हो गया। अगला जो पॉइंट है इसमें, कोरिया की समस्या। मंचूरिया और कोरिया, ये दो समस्याएं रही है जिसकी वजह से कि जापान रूस युद्ध हुआ। हालांकि कोरिया के बारे में पहले भी पढ़ा था। चीन जापान युद्ध का मुख्य कारण कोरिया ही था। चीन और जापान के युद्ध का भी मुख्य कारण कोरिया ही था, क्योंकि दोनों देश वहाँ पे अपना कब्जा करना चाहते थे। हालांकि बाद में सिमोनोस्की की संधि के द्वारा चीन ने कोरिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी थी। जापान ने इस युद्ध द्वारा कोरिया में चीन की प्रभुता समाप्त कर दी थी, जो युद्ध हुआ था। इस युद्ध के पश्चात रूस ने कोरिया पर जापान के अधिकार को स्वीकार कर लिया था। सब ने स्वीकार कर लिया था जापान के अधिकार, परंतु रूस ने उत्तरी कोरिया के जंगलों से लकड़ी काटने का सिलसिला बंद नहीं किया था। जापान बार बार बोलता रहा कि काम बंद कर दो, लेकिन रूस नहीं माना और वह अपनी सेनाएं वहां लगातार भेजता रहा। तो जापान और इसके विरुद्ध था। जापान ने जब विरोध किया तो उसके बावजूद भी रूसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये एक बड़ा कारण रहा कोरिया की समस्या, जो कि इसलिए हुई क्योंकि रूस वहाँ पे अपनी सेनाएं भेज रहा था और वहाँ से लकड़ी लगातार लेके जा रहा था। ये बड़ा कारण था जिसकी वजह से कि रूस जापान युद्ध हुआ। लास्ट लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण, जापान द्वारा संधि के प्रयास। देखो, जापान ने प्रयास किए कि वो रूस के साथ संधि कर ले, क्योंकि रूस एक शक्तिशाली देश था और जापान नहीं चाहता, जापान की सरकार नहीं चाहती थी कि रूस और उसके बीच में युद्ध हो। तो मंचूरिया और कोरिया के प्रश्न पर वो समझौता करना चाहता था। दोनों के बीच में वार्ता स्टार्ट हुई 1903 ईस्वी में, और ये 1904 फरवरी 1904 ईस्वी तक चली। जापान चाहता था कि यदि रूस कोरिया पर जापान का आधिपत्य स्वीकार कर ले तो वह मंचूरिया पर रूस का आधिपत्य स्वीकार कर लेगा। जापान ने इतना मान लिया कि कोरिया पर रूस उसका आधिपत्य मान ले तो वो मंचूरिया पर रूस का आधिपत्य मान लेगा। लेकिन यह बातचीत किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची और 10 फरवरी 1950, तो गलत है इसमें, यह 1904, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, आप लोग इसको कर लेना है। 1904, 10 फरवरी 1904 ईस्वी में दोनों देशों के बीच युद्ध आरंभ हुआ। ये युद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण घटना रही है विश्व इतिहास की, क्योंकि इस युद्ध में जापान जैसे एक छोटे से देश ने रूस जैसे शक्तिशाली देश को पराजित कर दिया। 1905 ईस्वी में यह युद्ध समाप्त हुआ पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा। इस संधि को कराने में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही यह संधि 5 सितंबर 1905 ईस्वी को जापान और रूस के बीच में हुई। इस संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। इस संधि को पोर्ट्समाउथ की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि की मुख्य शर्तें क्या थी? कोरिया में जापान के राजनीतिक, सैनिक तथा आर्थिक हितों को रूस ने स्वीकार कर लिया। ये पहले भी किया था हालांकि, लेकिन इस बार क्योंकि वो खुद हारा था रूस जापान के हाथों से, तो उसने फिर से स्वीकार कर लिया राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक हित अपने। रूस ने माना कि जापान के कोरिया में राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक जो है वो हित है। पोर्ट्समाउथ तथा लियोंतुंग के प्रायद्वीप जापान को मिल गए। फिर से ये प्रदेश जो कि रूस ने ले लिए थे चीन से और जापान से, उन्हें फिर से वापस कर दिया गया जापान को। इस संधि में यह भी कहा गया कि रूस तथा जापान दोनों ही मंचूरिया से अपनी सेनाएं वापस बुला लेंगे, केवल रेलों की रक्षा के लिए कुछ सैनिक वहां रहेंगे। दोनों ने डिसाइड कर लिया कि मंचूरिया से अपनी सेनाएं वापस बुला लेंगे और कुछ जो वहां पर रेलवे का विस्तार के लिए जो सैनिक चाहिए थे वहीं रहेंगे। केवल जापान को सखारील द्वीप दक्षिण भाग प्राप्त हुआ। दोनों देशों ने माना कि मंचूरिया में रेलों का उपयोग केवल व्यापारिक और औद्योगिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा। तो पोर्ट्समाउथ की संधि में कुल मिला के जापान की जीत हुई, क्योंकि दो चीज़ें जो महत्वपूर्ण हुई इसमें, एक तो लियोंतुंग का प्रदेश जो फिर से जापान को वापस मिल गया और दूसरा पोर्ट्समाउथ। हालांकि पोर्ट्समाउथ का जो प्रदेश है वो सिमोनोस्की की संधि के द्वारा भी जापान को ही मिला था, लेकिन रूस ने उन पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये पोर्ट्समाउथ की संधि थी 5 सितंबर 1905 ईस्वी में। राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई। अब बात करते हैं हम रूस जापान युद्ध के परिणाम।
बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव इस युद्ध के पड़े। सबसे पहले रूस पर। रूस जो विश्व का शक्तिशाली देश था, उसकी शक्ति को गहरा धक्का लगा। रूस के जार जो शासक थे रूस के, वो रूसी जनता के असंतोष का सामना उन्हें करना पड़ा, क्योंकि रूस की लोग सभी जो है वो रूस के शासकों के विरुद्ध हो गए और हर तरफ उनकी आलोचना होने लगी। जापान पर क्या प्रभाव पड़ा? एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जापान सामने आया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जापान का सम्मान अब पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। चीन पर भी इसका प्रभाव पड़ा। चीन पर तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा प्रभाव इसका पड़ा। वो इसलिए क्योंकि अभी चीनी लोग ये चाहते थे कि जिस प्रकार से जापान एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया, वैसे ही सुधार और विकास के कार्य चीन में भी होने चाहिए। तो रूस जापान युद्ध के जो प्रभाव की बात करें चीन के ऊपर, तो चीन के लोगों के मन में यह धारणा बन गई कि यदि पश्चिमी देशों के साम्राज्यवाद से छुटकारा पाना तो उन्हें अपनी शक्ति को पुनर्गठन करना होगा। चीन ने अपनी सेना को पुनर्गठन करने के लिए पश्चिमी युद्ध कला को अपनाया। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से परिचित होने के अनेक चीनी विदेशों में गए, मतलब कि चीन से बहुत सारे लोग जो है विदेशों में गए एजुकेशन लेने के लिए, और उनमें एक नई जागृति आई, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में चीनी क्रांति हुई और चीनी सम्राटों को गद्दी छोड़ने के लिए विवश किया गया। उसके बाद चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई और चीन एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरकर सामने आया। तो ये महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं रूस जापान युद्ध के। होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चीन जापान युद्ध, इसके कारणों में सबसे पहला हमने बात की जापान के विरुद्ध रूस का हस्तक्षेप। सेकंड वन इज रूस चीन गठबंधन। अगला लियांतुंग पर रूस का कब्जा, मंचूरिया की समस्या, कोरिया की समस्या, और साथ में ही जापान के द्वारा संधि के प्रयास करना, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। फिर पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा इस युद्ध का समाप्ति हुई और रूस जापान युद्ध के परिणाम। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों ने ये प्रश्न है ये आपने अपनी फेयर कॉपी पे उतार लेने। अगर कोई इसमें चेंजेस करने हैं तो अपने टीचर से आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।